राहुल गांधी अब दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकले हुए हैं। फिलहाल वो लंदन में हैं। कैम्ब्रिज में उन्होंने बहुत कुछ कहा। मोहब्बत की दुकान वाले राहुल, जिन्होंने अपने अंदर के पहले वाले राहुल को मार देने का दावा खुद किया था, अब वो 24 के मुद्दों को नई दुकान के साथ सजा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं राहुल ने क्या ऊंची दुकान फीका पकवान यूं ही कह दिया या सचमुच इस बार कुछ सबूत लेकर आए हैं। सवाल यही है कि क्या राहुल मोदी विरोध में वहां चले गए हैं या जहां उनकी बातों को देश के खिलाफ लिया जाना चाहिए। राहुल ने पुलवामा अटैक को लेकर, कश्मीर को लेकर, पंडित नेहरू वाली गलती क्या उन्होंने फिर दोहरा दी है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. Learning to listen in the 21st century, यानी 21वीं सदी में सुनने की सीख हासिल करना। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी विषय पर बोलने गए थे। लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से भारत के लोकतंत्र पर जो टिप्पणियां की हैं, उसमें लर्निंग टू लिसन का एक कतरा भी है? राहुल के भाषणों में, आख्यानों में, आरोपों में क्या वो तत्व रंच मात्र भी है जिससे भारत के लोकतंत्र में कल कल निनाद हो रहे स्वरों को वो सुन पा रहे हैं? पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। राहुल गांधी जी लर्निंग टू लिसन कर रहे होते तो शायद भारत का लोकतंत्र जो कह रहा है उसको सुन रहे होते। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। राहुल गांधी के लिए नया नहीं है कि वो मोदी युग के भारत में लोकतंत्र को खत्म हुआ मानो ये उनके लिए नित्य कर्म हो। 2022 में भी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था कि भारत में मोदी सरकार ने केरोसिन छिड़क रखा है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. अब की बार राहुल फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आए तो वो उन मुद्दों को भी अपने आरोपों के घेरे में ले आए जिन पर भारत का सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. अगस्त 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि टेक्निकल कमेटी को 29 मोबाइल फोन के फोरेंसिक एनालिसिस में पेगासस स्पाईवेयर के सबूत नहीं मिले। लेकिन लर्निंग टू लिसन की बात करते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं सुना। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी हमलावर हो जाएं तो ये उनका अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि आप जो कहें उसका ठोस आधार हो, आप जो कहें उसमें सत्यमेव जयते का भाव हो। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. किस क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें आप और आपकी माताजी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, या फिर बीकानेर जमीन घोटाले का मामला जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आरोपी हैं, या फिर गुरुग्राम भूमि अधिग्रहण मामला जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोपी हैं।
या फिर राहुल गांधी राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने माफीनामे को उत्पीड़न मान रहे हैं? याद है ना कि राहुल ने आरोप लगाया था, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट का बयान बता दिया था और फिर माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के चौकीदार बने हैं वो चोर हैं। भारत का जो लोकतंत्र, भारत की जो व्यवस्था आज नरेंद्र मोदी को चुन रही है, उसी व्यवस्था से राहुल गांधी के नाना, दादी, पिता प्रधानमंत्री बने। उनकी मां और खुद 10 वर्ष तक सरकार की धुरी रहे। उसी लोकतंत्र के मौजूदा दौर में राहुल गांधी को खोट क्यों दिखने लगा? क्या राहुल गांधी और उनके साथी लर्निंग टू लिसन का पाठ भूल गए हैं? राहुल मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सफलतापूर्वक जनता को विपक्ष की नीति और नियत का अंतर बताते हैं। Giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens. कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कुश्ती वाली बात बड़ी दिलचस्प कही। जनता को बुलावे में रखने की कुश्ती, मुद्दों से भटकाने की कुश्ती, लोकतंत्र को अपनी सुविधा के मुताबिक परिभाषित करने की कुश्ती। क्या राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच से ये नहीं कर रहे थे? What's happening? The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. राहुल गांधी की बात माने तो भारत की संसद, भारत की प्रेस, भारत की न्यायपालिका पर क्या आपातकाल लगा है? अभी गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नई व्यवस्था दे दी। अब तक जो सिर्फ सरकारें करती रहीं, उसमें विपक्ष और चीफ जस्टिस की भूमिका तय हो गई है। और राहुल कहते हैं कि भारत में दूसरी विचारधाराओं की आजादी छिन रही है। दिलचस्प यह है कि लर्निंग टू लिसन की बात करने वाले राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र में दिक्कत नजर आने लगी। लेकिन लर्निंग टू लिसन कहते कहते इन्हीं राहुल गांधी को चीन की व्यवस्था में हारमोनी भी दिखती है। Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. चलिए, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया, लेकिन भारत का लोकतंत्र तो यही सुन रहा है कि चीन में हारमोनी देख रहे राहुल गांधी ने चीन से भारत के जवानों के पिटने की बात कही थी। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। यही राहुल कैम्ब्रिज के लर्निंग टू लिसन में कश्मीर के आतंकवाद को सिर्फ उग्रवाद कहने से काम चला लेते हैं। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. एक जनता का लोकतंत्र होता है, लेकिन 21वीं सदी में दूसरे देश में पैसों के दम पर सरकारें गिराने वाले जॉर्ज सोरोस का लोकतंत्र भी उगाया है। क्या भारत के लोकतंत्र पर जॉर्ज सोरोस की स्क्रिप्ट राहुल गांधी पढ़ रहे हैं?
राहुल कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म, राहुल कह रहे हैं टाटा गुड बाय, सब खत्म। खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया। इन्हीं राहुल गांधी को लर्निंग टू लिसन के लिए कैम्ब्रिज ले चलने वाले उनके करीबी सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा था, हुआ सो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। क्या आज राहुल गांधी कह रहे हैं कहा सो कहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात जब पंजाब को लेकर होती है तो सवाल एक ही उठता है कि क्या पंजाब में सब चंगा सी? क्या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का हाल बेहाल हो चुका है? बीते कुछ दिनों की घटनाओं को अगर देखें तो पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है, चाहे वो अजनाला पुलिस स्टेशन पर खालिस्तान समर्थकों का हमला हो या फिर बॉर्डर पार से पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश हो। इन वाकयों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार की तो नींद उड़ाकर रख दी है और अब मदद के लिए सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से गुहार भी लगाई है। जवाब में अमित शाह ने वो कर दिखाया जिससे पंजाब पर बुरी नजर डालने वाले अब थर-थर कांप रहे हैं। जो चाह पूरा करने वाली गल है कर लेना, असीं ते सीस तली धर के तुरे हाँ। सानू जे मौत दा भै होवे ते असीं ना रावां ते तुर गए ना। तो जिहड़ा गृह मंत्री वो अपना चाह पूरा करके भेजे। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 23 फरवरी 2023 की है, जब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए भीड़ के साथ पंजाब के अजनाला में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। पंजाब पुलिस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, भगवंत मान की सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान और चीन की उस साजिश की है जो दोनों ने ड्रोन के जरिए अंजाम देने की कोशिश की। बीते साल 25 दिसंबर को बीएसएफ ने अमृतसर में एक ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन जब्त करने के बाद इसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इस ड्रोन में चीन और पाकिस्तान के फुटप्रिंट हैं। फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि 11 जून 2022 को ड्रोन ने चीन के फेंगजियांग जिले से उड़ान भरी। इसके बाद 24 सितंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 के बीच इस ड्रोन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 28 बार उड़ान भरी। 25 दिसंबर 2022 को बीएसएफ ने इसे अमृतसर में मार गिराया। इस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में ड्रग्स और हथियार की सप्लाई के लिए करना चाहता था, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। पंजाब में इन दोनों वाकयों ने भगवंत मान सरकार की नींद उड़ा दी। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और बॉर्डर पार से सुरक्षा पर सेंध को लेकर चिंताएं और गंभीर कर दी। इसी सिलसिले में कल सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में गृह सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की मांग की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत मान लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान पंजाब में कानून व्यवस्था की जानकारी दी थी। साथ ही साथ अजनाला में अमृतपाल और उसके समर्थकों द्वारा जो कुछ किया गया उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसी के तहत सीएम मान ने अर्धसैनिक बलों की मांग की, जिसे गृह मंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां पंजाब भेजी जा रही हैं, जो 6 मार्च से लेकर 16 मार्च तक पंजाब में ही रहेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात में इस पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पंजाब में भेजने का फैसला किया है। जिस तरीके से पंजाब में हाल ही में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं और खासकर अजनाला में जो घटना हुई, जहां अमृतपाल और उसके समर्थकों ने थाने के बाहर उत्पात मचाया था, थाने पर कब्जा भी किया था, और इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। खुफिया जो एजेंसियां हैं उनको भी ऐसे अलर्ट मिले हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स पंजाब में भेजी जा रही है।
पंजाब में अगले कुछ दिन कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में G20 समिट होने जा रहा है। ये समिट अमृतसर में 15 से 17 मार्च के बीच होगा। इसके अलावा होली के बाद सिख धर्म के बड़े पर्व होला मोहल्ला की भी तैयारियां चल रही हैं। इसमें तमाम सिख संगठन और सिख समाज से जुड़े लोग कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। पंजाब में भेजी गई अर्धसैनिक बलों की कंपनियों में CRPF की 10 कंपनियां, RPF की 8 कंपनियां, BSF की 12 कंपनियां, ITBP की 10 कंपनियां और SSB की 10 कंपनियां शामिल हैं। एक तरफ पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वारिस पंजाब डे का अध्यक्ष और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के साथ मीटिंग कर रहा है। अमृतपाल ने कहा है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से इकट्ठा काम कर रहे हैं, पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए भी वैसा ही काम करें। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। तो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार अब आतंकवाद के सफाई के लिए, खासकर खालिस्तानी आतंकवाद के सफाई के लिए एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो पंजाब पहुंच रही हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सांगली में एक सभा में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ आज बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और अपने लिए फिर मुश्किलें बढ़ा ली हैं। संजय राउत ने आज कहा, चुनाव आयोग कहता है कि शिवसेना उनकी है तो क्या, शिवसेना तुम्हारे बाप की है। और ये कहते हुए संजय राउत ने केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए सीधे सीधे गालियों का इस्तेमाल किया। ऐसी गालियां जिसे हम आपको डायरेक्टली टीवी स्क्रीन पर नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अब अपने आज के इन अपशब्दों के बाद फिर से नई मुसीबत को आमंत्रण संजय राउत ने जरूर दे दिया है। इलेक्शन कमीशन जैसे सरकारी संस्था के लिए बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल कर कहते हैं कि शिवसेना क्या तुम्हारे बाप की है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और उसके बाद गालियां एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन के लिए संजय राउत ने यूज की। आणि तुम्ही त्याला निवडून दिलं ते 50-50 खोटे घेऊन पळून गेले आणि निवडणूक आयोग सांगतो आहे शिवसेना त्यांची तुझ्या बापाची आहे। और इसके बाद जब एक पत्रकार ने उन्हें सचेत किया कि उनकी ये टिप्पणी गाली समेत तेजी से वायरल हो रही है, तो राउत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि होने दो ना वायरल, कोई मैं अकेला गाली नहीं दे रहा हूं, पूरा महाराष्ट्र चुनाव आयोग को गाली दे रहा है। शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, जिस तरीके से संजय राउत भरी सभा में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी बड़ी गालियों का अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं किसी से डरता नहीं और पूरा महाराष्ट्र गाली दे रहा है, एक तरीके से खुद अपने लिए अब नई मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं राउत। बिल्कुल, और ये भी संजय राउत द्वारा बयान तब आ रहा है जब ऑलरेडी उनके खिलाफ विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा नोटिस भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी विधानसभा को चोर जैसे शब्द से नवाजा। और उसके बाद अब सांगली के अंदर शिव गर्जना मेला के अंदर उन्होंने ये भाषण देते हुए लोगों के समक्ष बात कही, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो शिंदे समूह जो है उसको अपशब्द कहे और उसके बाद सीधे सीधे चुनाव आयोग को उन्होंने ऐसी गाली दे दी जो मर्यादा की सीमा से बेहद दूर है। बीजेपी पर और एकनाथ शिंदे की पार्टी पर हमला साधते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को ये कहा, गाली देते हुए, कि ये पार्टी शिवसेना उनकी बनाई हुई नहीं है, इससे वो ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी किसके समूह के साथ आगे बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है और वो किसी से डरते नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है, इसके बाद भी उन्होंने ना माफी मांगी बल्कि ये कहा कि वो जो कह रहे हैं उनको उस बात का पछतावा नहीं है। तो साफ तौर पर यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा उनके पास नोटिस पहुंचा है जिसका उन्हें जवाब देना है। और इसी बीच में एक केंद्रीय इंडिपेंडेंट एजेंसी
चुनाव आयोग जो है उसके भी खिलाफत करते हुए संजय राउत नजर आ बिल्कुल रहे कोई हैं। नई बात नहीं है शिवानी। देखिए अक्सर अपनी भाषा, अपने टोन और अपने विवादित बोल के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा के लिए ही संजय राउत विवादों में आते हैं। एक बार फिर नए विवाद को उन्होंने आज जन्म जरूर दे दिया है। नजर बनाए रखिएगा। देखिए पत्रकार ने वार्न किया, उसके बावजूद डंके की चोट पर अब शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर थे, जहां उन्होंने बंगलुरु में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सेफ सिटी का प्रोजेक्ट पुलिसिंग को आने वाले वक्त की चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद देगा। इससे पहले अमित शाह ने बंगलुरु में ही चिन्नकेशव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने वहां आशीर्वाद भी लिया। दरअसल अमित शाह ने आज बीदर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के तीसरे चरण को हरी झंडी दिखाई और रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मित्रों, आप लोगों ने तय करना है एफडीआई में पहला नंबर लाने वाली भाजपा को वोट देना है या भ्रष्टाचार में पहले नंबर वाली जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना है। आपने तय करना है एविएशन और स्पेस में कर्नाटक को एक नंबर बनाने वाली भाजपा को वोट देना है या अपने परिवार का इंटरेस्ट नंबर 1 पर रखने वाली जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना है। आपने तय करना है पीएफआई पर बैन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तैयार हम कांग्रेस पार्टी को वोट देना है।